This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। फिलहाल एक बार फिर से वह सुर्खियां उनके नसीब में आ गई हैं, लेकिन इस बार का मामला बड़ा मजेदार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बिल पेश किया गया, उत्तर प्रदेश नजूल भूमि विधेयक 2024, और ये कल यानी बृहस्पतिवार 1 अगस्त को पास भी कर दिया गया, पारित भी हो गया। लेकिन विधान परिषद में जाकर यह बिल अटक गया और इसका विरोध किसने किया? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने असहमति जताई और इस बिल के बारे में कहा कि इस मुद्दे पर सहमति नहीं है, इसलिए इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए। क्या यह योगी आदित्यनाथ का कम्युनिकेशन का फेलियर है कि उनके साथी ही इस बिल को नहीं समझ पाए, या नौकरशाही की जिद है? क्या यह बिल पहले कैबिनेट में पेश नहीं किया गया? आखिर असल मसला क्या है? इन सभी मुद्दों पर मैं व्यालोक बात करूंगा अवनीश PN शर्मा जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं और इसके साथ ICCR के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। व्यालोक जी, आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। क्या चल रहा है बीजेपी में? मतलब यह हो गया था कि भाई दिल्ली में बैठक हुई, मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया जी, लेकिन खुद अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक विधेयक को, भाई विधानसभा में तो व्हिप जारी हुआ होगा, विधान परिषद में व्हिप जारी नहीं हुआ था क्या? फिर इसको प्रवर समिति में बेचने की बात हुई। कहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ आ रहा है? आप क्या कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? बिल्कुल बिल्कुल व्यालोक जी, जो उत्तर प्रदेश नोडल संपत्ति जिसका कि पूरा लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024, सबसे पहले तो ये जानकारी मैं दे दूं, ये संशोधन विधेयक है जो कल पास हुआ है विधानसभा में और विधान परिषद में इसको रोक दिया गया है और प्रवर समिति को भेजा गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश नोडल संपत्ति अधिनियम ये विधेयक पहले ही लाया जा चुका था और उस समय इसको अडॉप्ट भी कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसकी सूचना भी पूरे प्रदेश में फैल चुकी, कार्रवाइयां भी, लिस्टिंग भी शुरू हो गई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके बाद जो है वो 4 जून के नतीजे आ गए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। हो सकता है इन दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं हो, इन दोनों बातों का कोई संबंध नहीं हो, लेकिन अभी हुआ ये है कि नोडल संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए ये विधेयक लाया गया, विधानसभा में पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में इसको विपक्ष के साथ ही साथ एक तो हर्षवर्धन वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सिद्धार्थनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इससे पहले वाली जो योगी जी की कैबिनेट थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर और बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था इनके पास, स्वास्थ्य। इसके साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, साथ में ही निषाद पार्टी जो कि LI पार्टी है बीजेपी की, और एक और पार्टी, उसने भी इसका विरोध किया जी। अब देखिए, सबसे पहले एक सामान्य जन के लिए ये जानने की जरूरत है कि ये नजूल प्रॉपर्टी होती क्या है। एक तो इसके नाम में जो नजूल है ना, ये नजूल नाम से बहुत सारे लोग इसको वक्फ संपत्तियों के आसपास का कुछ मामला समझ लेते हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि बड़े कम समय में ये एक जानकारी दे दूं कि दरअसल ये नजूल लैंड आती कहां से है। और आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश में 25,000 एकड़ ये नजूल लैंड है। ये छोटी मोटी जमीन नहीं है, बहुत बड़ा लैंड पूल है। दरअसल होता क्या था कि आजादी के पहले जब अंग्रेजी हुकूमत होती थी तो उनके खिलाफ जो भी राजा रजवाड़ा जब विद्रोह कर देता था और जब कंपनी सरकार उस पर कार्रवाई करती थी और वो जब हार जाता था तो अंग्रेज करते ये थे कि उनकी बहुत सारी जमीन संपत्तियां ये जब्त कर लेते। अब जब आजादी मिली तो इन जमीनों से भी अंग्रेज जो है वो बेदखल हुए, यानी उनका कब्जा खत्म हुआ। इतनी सारी जमीनों को या तो वापस राजघरानों को वापस कर दिया जाता, लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि वो अपना मालिकाना हक ही उसमें साबित नहीं कर पा रहे थे, पेपर्स नहीं आते थे उनके पास। तो इसलिए इसको किया क्या गया
की आजादी के बाद संबंधित राज्य सरकारों को इसका मालिकाना हक दे दिया गया। अब ये सरकारें करती क्या रही इन जमीनों का अब तक? दरअसल ये जमीनें एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लैंड पूल में आ जाती थी, जिसमें स्कूल, अस्पताल, कहीं अगर गांव में है तो ग्राम पंचायत भवन और इस तरह की चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता था। और शहर में जो नजूल की भूमि थी उन पर बाकायदे हाउसिंग सोसाइटियों को लीज पर दिए जाने की रवायत शुरू हुई प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और ये आज का नहीं है, ये 1895 और 1960 उसके बाद एक अधिनियम आया जिसमें निजी इंडिविजुअल्स को भी दिया गया व्यालोक जी, और निजी हाउसिंग सोसाइटीज को भी दिया गया। तो इस तरीके से इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इसको फ्री होल्ड करने की, क्योंकि आप देखिए इलाहाबाद इसमें लीड कर रहा है आज का प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद जिला अकेला वो शहर है, जिला नहीं मैं शहर कहूंगा, जहां पर ये 25,000 एकड़ जो नजूल लैंड पूरे यूपी में है, उसमें सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में अगर नजूल लैंड है तो वो इलाहाबाद में है। उसके अपने कारण है, लगभग 1200 एकड़ जमीन जो है वो नजूल लैंड है। होता क्या था, इलाहाबाद आपको पता है कि जो है अंग्रेजों के समय से ही कोर्ट यानी जुडिशरी का एक सेंटर हुआ करता था, उसके साथ ही धार्मिक उसके अपने हैं शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो अमूमन आप पाएंगे कि जितने भी राजे रजवाड़े छोटे बड़े जितने भी थे, उन सारों ने अपनी कुछ न कुछ संपत्तियां जो हैं इलाहाबाद में जरूर बना रखी थी। और यही वजह है कि जब अंग्रेजों ने जब्त किया तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा निकल के आ गई। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस नजूल संपत्ति अधिनियम को ला क्यों रही है? कारण ये है कि जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आप जानते हैं बहुत सारे योगी सरकार जो है पिछले 10 सालों से काम कर रही है, हर जगह मेडिकल कॉलेज बनाना है, हर जगह बड़े एस्टेब्लिशमेंट बनाने हैं, ये नए कलेक्ट्रेट बन रहे हैं, कर्मचारियों के भवन बन रहे हैं, यानी कुल मिला के शहरों में अब सरकार को अपने उपयोग के लिए लैंड की आवश्यकता है। ऐसे में दृष्टिगत रखते हुए कि भाई साहब या तो अधिग्रहण करे सरकार, काफी महंगा खर्चा है, और नजूल लैंड चूंकि सरकारी लैंड है और सरकार के पास है, तो योगी सरकार ने ये किया कि साहब राज्य के हित में यही है कि विकास की जो भी गतिविधियां संचालित होनी है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास जब पहले से ही जमीन है तो हम उसका उपयोग करें। ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये उठता है साहब कि अकेले प्रयागराज में 20,000 परिवार के मकान पीढ़ियों से बने हुए। यहाँ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जी। नजूल की भूमि को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन है, जिनके वारिसों का पता नहीं है। अगर बहुत संक्षेप में कहूँ तो ये सरकारी तो है ही, फिर इस विधेयक से ऐसा क्या नया हो जाएगा, इसको थोड़ा बताएं। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। आप मैंने अभी आपको कहा कि 1855 और 1960, यानी कि कई ऐसे लोग हैं, आपको मैंने बताया ना कि ये नजूल लैंड को लीज पर देने की परंपरा रही जी, और लीज पर इंडिविजुअल्स को दिया गया और हाउसिंग सोसाइटियों को भी दिया गया। जब हाउसिंग सोसाइटी को दिया गया, इसका मतलब है वहां पर आबादी बसी, वहां पर मकान बने। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लूकरगंज आप इलाहाबाद में चले जाइए, वहां पर लोगों के मकान बने हुए हैं। इलाहाबाद उत्तर में आप चले जाइए, वहां मकान बने हुए हैं। और मैं, माफ कीजिएगा 2 बार आपको टोक दिया, मैं इसी अंतर विरोध को स्पष्ट करना चाहता था, इसलिए आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो अब देखिए स्थिति क्या है कि कुछ प्रैक्टिकल चीजों को मैं अब यहाँ एक उदाहरण रखूंगा। एक बड़ा आसान सा आजकल चलन हो गया है कि साहब सरकार के काम को बिगाड़ दे रहे हैं सरकारी अफसर। इंट्रो में आपने भी कह दिया व्यालोक जी कि कहीं दो सरकारी अधिकारियों का है कि किसका है। आप मुझे ये बताइए, वह सरकार कौन सी जिसके हर काम को अधिकारी बिगाड़ दे रहे हैं? तो ये मतलब दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, पहली चीज। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है साहब कि अकबर नगर लखनऊ राजधानी में बहुत बड़ी अवैध बस्ती कुकरेल नाले को पाट कर बनाई गई थी। वहां पर सबसे पुराना मकान 60-65 साल 55 साल पुराना था, यहाँ तक के सबूत दिए गए। लेकिन उसका निपटारा कैसे किया आपने? उसका निपटारा आपने किया कि पहले अकबर नगर के सभी रिहायशियों को आपने पुनर्वासित किया, मकान दिए,
फ्री में नहीं दिए, ठीक है, आपने उसकी जो भी तय कीमत थी वो लगाई, आपने उसका इंस्टॉलमेंट कर दिया, यानी कि विस्थापन से पहले आपने उनके रहने की व्यवस्था कराई। यही वजह है कि कोर्ट ने आपका साथ दिया, राज्य सरकार का साथ दिया, आपने सफलतापूर्वक अकबर नगर की बहुत बड़ी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। उसी लखनऊ में एक दूसरी आबादी, जहां पता चला कि साहब बहुत सारे मकान इतने ही समय से बने हुए हैं, आपने उसके नियमितीकरण का आदेश दिया। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर में भी एक ऐसी बड़ी आबादी का पता चला कि साहब वो भी जो है इरेगुलेट थी, आपने वहां भी रेगुलेट किया। यहाँ पर अगर 20,000 परिवार, जिसकी पूरी आबादी लाखों में जाती है, और आप सोचिए कि सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी जिस इलाके से विधायक हैं, और वहां पर लाखों लाख लोग जो है बेघर हो जाएंगे। और एक चीज आपको और बताऊं, बीच बीच में मैंने आपको बताया ना कि कल्याण सिंह सरकार ने इसको फ्री होल्ड करने का नियम चलाया, और एक अधिघोषणा हुई इसी सरकार के शुरुआती में 2017-18 में, और उससे भी पहले लोगों ने 5 करोड़ रुपए फ्री होल्ड कराने के लिए जमा किए हैं। बहुत सारे लोग इस प्रत्याशा में और मासिक किस्त बढ़वा के पैसे जमा कर रहे हैं। आप उसका कैसे करेंगे? हालांकि सरकार ने इन आपत्तियों के बाद, जिसमें कि विपक्ष ने सबसे पहले आपत्ति की, और चूंकि हाउस में जो विधानसभा है वहां नंबर है, वहां पास हो गया, लेकिन जो विधान परिषद है वहां रोक दिया गया, और वहां पर इसको प्रवर समिति अब 2 महीने में रिपोर्ट देगी। 2 महीने में रिपोर्ट के बाद सरकार ने अपनी तरफ से, सुरेश खन्ना जी ने, मंत्री जो है कंसर्न संसदीय मंत्री जिन्होंने पेश किया, व्यालोक जी, उन्होंने ये कहा है कि जितने लोग पुराने हैं उनको बेघर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन किस आधार पर नहीं होने दिया जाएगा? यदि एक बेघर नहीं होगा तो सभी बेघर नहीं होंगे। यहाँ पर अब ये डिटेलिंग के बाद में एक बड़ी बात कह के अपनी अंतिम बात कहूंगा। देखिए, आपने कहा कि सरकार और पार्टी के बीच क्या ठीक नहीं चल रहा है, उसमें भूपेंद्र चौधरी जी का आपने उदाहरण दिया कि भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इनिशिएट किया विधान परिषद में। तो दिक्कत ये है साहब कि तकनीकी रूप से आपने बता ही दिया कि कैबिनेट में पहले कोई भी बिल आता है, प्रपोज्ड होता है, वो पहले कैबिनेट में जाता है जी। यहाँ पर परंपरागत रूप से जिस पार्टी की सरकार रहती है, उस पार्टी के संगठन तक को इस तरह की सूचनाएं आमतौर पर अनौपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर नहीं देने की परंपरा है। लेकिन हर जानने वाला ये जानता है व्यालोक जी कि अनौपचारिक रूप से ये सूचना इस तरह की कि अगला हाउस में क्या बिल आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, या इस कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या प्रपोज्ड है, ये रवायती तौर पर पहुंचा दी जाती है ताकि कहीं कोई अंतर विरोध न दिखे। और ऐसे में जब राजनीतिक विपक्ष आपका लगातार आपके खिलाफ माहौल बना रहा है, जब पूरा इकोसिस्टम लगातार कभी केशव मौर्य, कभी पाठक वर्सेस मुख्यमंत्री कर रहा है, ऐसे में औपचारिक रूप से ऑन द फ्लोर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट इस तरह की जो विसंगति का सामने आना, यह निश्चित रूप से रणनीतिक फेल्योर है। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा जी, ये रणनीतिक फेल्योर है। यानी कि कैबिनेट में प्रपोज्ड किसी विधेयक का कुछ लोगों को छोड़ के बाकियों को पता ही नहीं था। जी जी, एक गंभीर स्थिति है, और ये एक और बैड मैसेजिंग करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की गई, इस तरह के अगर उदाहरण काम के टेबल पे आएंगे तो ये उदाहरण को और मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से इसका निदान किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.